Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज बिखरे क्षण की उछल झलक जब मैं उपन्यास लिख रहा था, उसी क्रम में भारत नेपाल के संबंध पर कुछ ऐसे बिखरे क्षण का एहसास हुआ जो कहा जाए इतिहास की एक भूल थी या हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विजन में कहीं न कहीं अस्पष्टता के कारण और दूरदर्शिता के कारण आज हम वह स्थिति देख रहे हैं। वह जो इतिहास के बिखरे क्षण पर जो उछल झलक पड़ी, उसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और वह संबंध है नेपाल की राजा त्रिभुवन विक्रम वीर विक्रम शाह के द्वारा जब नेपाल को भारत में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया तो नेहरू उसे हंसकर टाल दिए। इसी क्षण को याद करेंगे। और आज स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम भारत नेपाल के संबंध की चर्चा करने के क्रम में हमारे रक्षा मंत्री को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि सदियों से नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध रहा है। एक तरफ जहां नेपाल का भारत में विलय का प्रस्ताव था, जिसे अपनी अदूरदर्शितावश से नेहरू ने हंसकर टाल दिया, आज वह स्थिति आ गई है कि हमें नेपाल को याद दिलाना पड़ रहा है कि सदियों से भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध रहा है। ज्ञात हो कि नेपाल कभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है। नेपाल से हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है, धार्मिक संबंध रहा है। नेपाल की सीमा हमेशा ओपन रही है। नेपाल और भारत का ओपन मार्केट रहा है, ओपन सीमा संबंध है, ओपन मार्केट संबंध है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हमारा धार्मिक संबंध काफी ओपन है। एक धर्म के लोग रहते हैं। हमारा सांस्कृतिक संबंध है। भगवान राम का विवाह नेपाल में ही हुआ था, नेपाल की भूमि पर हुआ था। उस समय जो जनकपुर था, इसके अलावा नेपाल जो है कहा जाए पर्वत श्रृंखला का देश रहा है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला में 8 पर्वत श्रृंखला नेपाल में है। और जितने पर्वत श्रृंखला हैं, हमारे धर्म के ऋषि मुनियों का साधना स्थल रहा है। पहाड़ के गुफाओं में अपने शरीर को तपाकर हमारे ऋषि मुनि ने जो साधना की है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। आज भी कहा जाता है कि हिमालय पहाड़ की बहुत सी चोटियां जो बर्फों से ढकी हुई है, गुफाएं हैं, वहां पर हमारे कुछ ऋषि मुनि की साधना का इतिहास रहा है। आज भी योग शास्त्र में हमारे योगी अपने सूक्ष्म शरीर का भ्रमण उन गुफाओं में जाकर करते हैं। यह बहुत से ऋषि मुनि की साधक इतिहास रहा है। उस नेपाल जो भारत का एक राजनीतिक रूप से हिस्सा बनने के लिए कभी तड़प रहा था, आज भारत से वहां का नेतृत्व भारत से शत्रुता लेने के लिए तड़प रहा है।
यह क्या विडंबना है। भारत की आज़ादी में भी बहुत से हमारे आंदोलनकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ते हुए नेपाल में भी लुक छिप कर रहते थे। इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत का अभिन्न अंग रहा है और आज वहाँ का नेतृत्व जो वहाँ के मूल निवासियों के भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है और भारत से हर मुद्दे पर, चाहे लिपुलेख का मामला हो, भारतीय महिलाओं का विवाह के अवसर के बाद नागरिकता देने की बात हो, सीतामढ़ी में फायरिंग की बात हो, बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाने की बात हो, बॉर्डर पर सीमाओं पर मिलिट्री कैंप बनाने की बात हो, चेक पोस्ट बनाने की बात हो, हर जगह भारत से शत्रुता की भावना रखने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है वहाँ की सरकार में, न कि जनता में। आज भी वहाँ की जनता कहीं ना कहीं भारतीयों के से काफ़ी घुला मुला है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर प्रत्येक 10 भारत के परिवार का में एक परिवार का विवाह नेपाल में होता है। नेपाल के प्रत्येक 10 परिवार पर एक परिवार भारत में काम करता है किसी न किसी रूप में। आज भी, पुरानी बात छोड़ दी, हिंदू धर्म के जितने पुरोहित हैं नेपाल के बॉर्डर पर, उन सब का शिष्य या कहा जाए जजमन का नेपाल में है। नेपाल के बहुत से जो पुरोहित हैं उनका जजमन का या कहा जाए शिष्य भारत में है। इसी क्रम में अपने गांव की एक पुरोहित की याद आती है। जब मैं छोटा बच्चा था, यह कहा जाता है कि 1940 से 65-66 तक के अवस्था में हमारे गांव में एक नेपाल के पंडित आते थे जिनका पूरा गांव शिष्य था, यह कहा जाए पूरे पटना का। और वह जो पंडित थे उनका नाम था भनवा पंडित। वह भनवा पंडित एक बहुत बड़े साधक थे जिनके गांव के लोग सभी शिष्य थे। वह शंख के सहारे, उनकी शंख पर साधना थी और प्रत्येक घर में जाते थे, आशीर्वाद देते थे, कुछ दक्षिणा ले लेते थे, स्पिरिचुअल गाइड थे। यह आंखों देखी बात कर रहे हैं, वह नेपाल के थे। पता नहीं 66-67 के बाद वो नहीं आ रहे हैं, जो हमको जानकारी है, काफ़ी बुजुर्ग थे। उसी तरह हमारे गांव में मेरे अपने आम के बगीचा में प्रत्येक सीजन में नेपाल का एक परिवार था। वहाँ से एक आदमी बगीचा में पहरेदारी रखवाली के लिए आता था, 4 महीना रहता था। और इस तरह कई हमारे गांव के कई लोगों के यहाँ नेपाल के बहादुर आम के सीजन में आम के बगीचा का रखवाली करने आता था। इतना संबंध गहरा था। हम अपनी बात कर रहे हैं, शादी विवाह की अलग बात है, आज भी यह पुरानी बात है। और उसी नेपाल कि आज नेतृत्व जो वहाँ जो नेपाल सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है, भारत से प्रतिद्वंदिता लेने के लिए बेचैन है। यह क्या विडंबना है। यह वही नेपाल है जहाँ के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को यह प्रस्ताव दिया था कि नेपाल के हिंदू राज्य का विशेष स्टेटस का विशेष दर्जा देते हुए तथा नेपाल के राजघराना को संरक्षण देते हुए नेपाल को भारत में विलय कर लिया जाए। यह खुला प्रस्ताव की बात है जिसका जिक्र प्रणब मुखर्जी ने भी अपने जीवनी में किया है। और अन्य हमारे प्रोफेसर थे एच.एन. अग्रवाल, पटना यूनिवर्सिटी के, जो फॉरेन रिलेशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिलेशंस के।
उन्होंने भी हमें यह पढ़ाया था 1974-75 के दशक में, जो वो प्रोफेसर थे 74-75 में, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में। नेपाल के संबंध में उनका शोध भी था इस संबंध में कि भारत में मर्ज करना चाहता था, जिसे तत्कालीन विजनरी प्रधानमंत्री श्री नेहरू के विजन ने स्वीकार नहीं किया। यह दोनों प्रस्ताव था। यह कितनी बड़ी भूल है कि यह नेपाल, जिसका हमसे ओपन बाउंड्री का संबंध है, ओपन मार्केट का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, आज भी कहा जाता है कि प्रत्येक 10 परिवार में एक परिवार में कहीं ना कहीं नेपाल से संपर्क में, रोजगार के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, विवाह के माध्यम से आना जाना है। उस नेपाल जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 1,47,516 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, करीब 2,87,00,000 आबादी है, लगभग 3 करोड़ के आसपास आबादी है, जहाँ पर 95% लोग हिंदू हैं, करीब 86% हिंदू हैं और 9% बौद्धिस्ट हैं, माने 95-96% हिंदू हैं, 3.5% मुस्लिम हैं, 1% क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियनिटी भी कहा जाए 1950 के दशक के बाद वहाँ चर्च बना है, फैला है, पहले नहीं था। नेपाल का जहाँ राष्ट्रीय पशु गाय है, जहाँ शंकर और विष्णु और राम की पूजा होती है, वहाँ के राजा को विष्णु का अंशावतार माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारत का अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और उस नेपाल का भारत में विलय का जब प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसे हंसकर टाल दिया। यह कितनी बड़ी इतिहास की भूल है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, चौवन लाई का आया, और जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, पूरा हिमालय क्षेत्र के सभी देश भयभीत हो गए। संभवतः नेहरू भी भयभीत थे, इसलिए वो नेपाल के, चीन के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे, लेकिन मधुर संबंध का पक्ष सरेंडरिंग अप्रोच था, आत्मसमर्पण का अप्रोच था, समकक्षता का नहीं। नेहरू की बहुत बुरी भूल थी। तिब्बत जिस समय भारत में बौद्धिस्ट स्टेट का दर्जा प्राप्त किए हुए मर्ज करना चाहता था, तो वह इनकार कर दिए और तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन पर समझौता करने की बात कह दिए, वो भी चीन से। तिब्बत चला गया हमारे विजनरी प्रधानमंत्री के पूर्व विजन के कारण, और जैसे ही तिब्बत चला गया, नेपाल के राजा भी भयभीत हो गए कि आज न कल चीन नेपाल को भी कब्जा कर लेगा। और इस भय के कारण उन्होंने नेहरू को प्रस्ताव दिया कि नेपाल को भारत में विलय कर लिया जाए, जिसे नेहरू ने हंसकर टाल दिया, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, भले इस पृष्ठ को गायब करना चाहे, लेकिन यह हकीकत है। जब नेपाल में प्रजातंत्र की बात आने लगी, उस समय भी प्रस्ताव आया कि भारत नेपाल में प्रजातंत्र का विकास भारतीय प्रजातंत्र के साथ जुड़कर हो और नेपाल को भारत का एक राज्य बना लिया जाए। उस समय भी नेहरू ने अस्वीकार कर दिए। यह इतिहास की भयानक भूल थी। और यह जब मैं अपने उपन्यास बिखरे कण की ओझल झलक लिख रहा था, तो इस पर जब एक झलक पड़ा, तो इस इतिहास की भूल की ओर मैं महसूस किया कि आम लोगों को जानकारी देना उचित है। इस भूल के कारण आज जो तत्कालीन राजा, उस समय के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का जो विजन था, भय था कि एक दिन नेपाल को चीन अपने कब्जा में कर सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए
भारत में विलय जरूरी है, उनकी संभावनाएं, उनकी आशंकाएं आज दिखती नजर आ रही है। चीन जिस तरह नेपाल पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और वह डायरेक्ट जिस तरह तिब्बत को कब्जा किया उस तरह वह कब्जा नहीं कर रहा है। वह पाकिस्तान पर दबाव देकर जिस तरह गिलगिट को दान में ले लिया उस तरह वह कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि नेपाल में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित चाइनीज प्रशिक्षित कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर को बढ़ावा देकर नेपाल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आज यह स्थिति है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी और नेपालियों का कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, बल्कि चीन का कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कार्य कर रहा है। नेपाल के राजदूत अभी राजदूत जो है नेपाल में नेपाल के राजा से बात नहीं करते हैं, बल्कि नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे बात करती है। यह राजदूत का रोल है। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख को अपना दिखा रहा है। इतना ही नहीं, वह आनन फानन संसद से लिपुलेख संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिया, कोई वार्ता का स्कोप नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, जब देखा कि भारत का बेटी रोटी का संबंध है तो सिटीजनशिप एक्ट बनाकर भारतीय बच्चियों को जो नेपाल में शादी होगी उसके सिटीजनशिप पर 7 वर्ष के लिए रोक लगा दिया। अजीब है सरकार। भारत सीतामढ़ी में अभी जो फायरिंग कांड हुआ कुछ दिन पहले, वह स्पष्ट है, भारतीय सैनिकों पर, भारतीय लोगों पर फायरिंग किया। जहां का ओपन बाउंड्री है, पूरी सीमा पर चीन के सहायता से चेक पोस्ट बना रही है नेपाल की यह कम्युनिस्ट सरकार। इतना ही नहीं, हर जगह चुनौती भरे लहजे में नेपाल अपने आप को विकसित कर रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेपाल अब नेपाल की सरकार भारत विरोधी हो गई है, जबकि नेपाल की जनता आज भी ओपन बाउंड्री पर विश्वास करती है, ओपन मार्केटिंग सिस्टम में विश्वास करती है। नेपाल के लोग आज भी बॉर्डर एरिया के 10 परिवार में एक परिवार का भारत से घनिष्ठ संबंध है। आज भी बिहार के जितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं उसमें देखेंगे कि पहरा देने वाला कोई नेपाली है, बहादुर पहरेदारी का काम कर रहा है। बड़ी से होटल में, बहुत से रोजगार में, व्यवसाय में, गांव-गांव में हींग बेचने वाला सब नेपाली होगा। रात्रि में चौकीदारी करने वाला गांव में अभी भी बहुत से नेपाल के लोग मिलेंगे और भारत के लोग का व्यवसाय भी नेपाल में काफ़ी है। आम जनता आज भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं समझता है और मेरा यह ऑब्जर्वेशन है कि नेपाल में अगर जनमत संग्रह हो जाए आज की तिथि में तो पूरा नेपाल भारत का एक राज्य बनने के लिए अपना मत देगा। लाख वहां की अभी की सरकार नेपाली राष्ट्रीयता को उभार कर भारत विरोधी भावना फैला रहा हो, लेकिन नेपाल की आम जनता
आज भी भारत का एक राज्य बनने के पक्षधर है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है नेपाल में, कि जो थोड़ा बहुत क्षेत्र का भ्रमण किए और समझे हैं, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। वहाँ के लोगों का लिविंग, सांस्कृतिक, धार्मिक, ओपन मार्केट, ओपन बाउंड्री संबंधी जो सोच है, जो विचार है, वहाँ की जनता आज भी भारत का एक राज्य बनने के लिए बेचैन है। लेकिन वहाँ की सरकार भारत विरोधी भावना नेपाल के अंदर फैला रही है। और यह मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना समझ है। हो सकता है कि यह समझ कुछ कम तथ्यों पर आधारित हो, लेकिन वह नेपाल, यह तय है कि वह नेपाल जो भारत का एक राज्य बनने के प्रस्ताव वहाँ के राजा द्वारा आया था, आज उसी नेपाल की सरकार को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध है। याद दिलाना पड़ रहा है। व्यवहार में आज भी वहाँ की जनता आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से, व्यवसायिक गतिविधियों की दृष्टि से, धार्मिक गतिविधियों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दैनिक जीवन जीने के क्रम में वहाँ की जनता जो बॉर्डर लाइन के एरिया के क्षेत्र हैं, वह अपने आप को भारत का एक अभिन्न अंग समझती है। इस परिस्थिति में भारत सरकार से अपील है कि नेपाल की जनता की भावनाओं को देखते हुए, और वहाँ के सरकार से भी अपील है कि अपनी जन भावनाओं को देखते हुए एक परिपक्व प्रजातंत्र का विकास नेपाल में होना चाहिए। और वह परिपक्व प्रजातंत्र मेरे समझ से भारत की ओर झुकती हुई नज़र से आज भी देख रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक, खुला सीमा, आर्थिक संबंध के आलोक में भारत नेपाल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। भले वहाँ का कुछ नेता अलग सोच रखते हो, लेकिन आम नागरिक, आम जनमानस भारत और नेपाल को अलग देश नहीं मानता है। खासकर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और नेपाल के बाउंड्री के लोग तो बिहार, उत्तर प्रदेश और सीमा क्षेत्र में नेपाल और भारत को एक ही राज्य का दो प्रांत मानते हैं। आज जो है पूरा नेपाल जो है 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 स्टेट, 7 प्रोविंस में बटा हुआ 78 डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, 7 प्रोविंस और 78 डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के में चले जाएं, वहाँ पर भारतीयों के संबंध में जो सोच है, आज भी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों के प्रति जो आदर, सम्मान और व्यवस्था है, धार्मिक सोच है, वह भारत और नेपाल में आम आदमी दोनों को दो देश नहीं मानता है। इस परिस्थिति, यह जो मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, मैं इससे आम लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से अपनी बातों को रख रहा हूँ। अगर यह मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।